चलिए जी, रेस्पिरेशन का मतलब था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करवाना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर है हमारा किससे, हाइड्रोजन रिलीज के साथ। पढ़ा था कल हमने। हमने कहा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन को हम रिलीज करते हैं, और जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का मोस्ट ऑफ द हिस्सा तो हीट की फॉर्म में निकलता है और कम हिस्सा एटीपी में कन्वर्ट होता है, और वो एटीपी सेल अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करती है। सही है। फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके कि हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था फैट्स को। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स को, और नंबर 4 पे हमने पढ़ा था। और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात लिखी थी कि ये कैम प्लांट्स में यूज होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, कि दिन के टाइम पे इनको कैम प्लांट्स यूज करते हैं। सही है बात या नहीं? तो ड्यूरिंग डे टाइम दीज कंपाउंड्स ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड बाय कैम प्लांट्स। और कैम प्लांट्स की बातचीत हमने कहा था हम आगे चल के करेंगे, अभी कोई बात नहीं कर रहे कैम प्लांट्स के बारे में। सही है बात या नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जब यूज होते हैं तो उसको ग्लूकोज है, सेल सबसे पहले ग्लूकोज को यूज करना पसंद करती है। अगर सेल के पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो सेल पहले यूज कार्बोहाइड्रेट को करेगी, फिर फैट को यूज करेगी और फिर प्रोटीन को। इसका मतलब अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो फैट और प्रोटीन स्टोर रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट की क्या है तो फिर फैट यूज होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या यूज होंगे? और अगर आपके पास फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो, और अगर प्रोटीन यूटिलाइज हो रहे हैं, कौन यूटिलाइज हो रहे हैं? तो प्रोटीन यूटिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग यहां पर यह हो गया कि सेल जो है वो स्टार्व कंडीशन में है, भूखी मर रही है। इसे भूखमरी कहते हैं। हाँ या ना? ये हमने पढ़ा था बढ़िया से। सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल। अब आप एक बात और समझेंगे यहां पर कि जब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स की, तो सबसे पहले सेल किसको यूज करना पसंद करती है? ऐसा क्यों है बताइए? कार्बोहाइड्रेट को यूज करना आसान है, इसके लिए ऑक्सीजन का कंजप्शन कम है। बताइए मैंने आपको ये बात। और लेकिन फैट के लिए ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा होता है, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी कहा कि जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की हम बात करते हैं और इनको हम तोड़ते हैं, इनके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़कर जब हम बनाते हैं एटीपी, तो उस एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि सेल मेटाबॉलिज्म में अगर एनर्जी बनाएगी तो एटीपी की फॉर्म में, और अगर यूटिलाइज करेगी तो भी वो एटीपी की फॉर्म में ही होगा। सही है बात या नहीं? इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन जो है पेज नंबर 227 पर, डू प्लांट ब्रीथ से पहले, ये मैं आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में समझा के आया था। लाइन लिखी हुई है कि कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आर यूज्ड एज द प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। कि रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेल के दूसरे मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। सेल के दूसरे मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। सही है बात या नहीं? दूसरे मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसमें एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, सक्सिनाइल को एंजाइम ए क्या प्लस ग्लाइसिन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटोक्लोरोफिल। और हमने कहा था सक्सिनल को एंजाइम ए क्रेब साइकिल से आता है। कहां से आता है? तो इसका मतलब क्रेब साइकिल किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाला इंटरमीडिएट कंपाउंड सक्सिनल को एंजाइम ए क्लोरोफिल को बनवाता है। इसका मतलब रेस्पिरेशन केवल और केवल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं चलता, ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है निकलने वाली हीट से, और ये सेल के दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करने में भी हमें हेल्प करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आज जो हमें इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक शुरू करना था उसका नाम है डू प्लांट ब्रीथ। ये मैंने आपको कल का ही रिवाइज करवाया पूरा। सही है। उस टॉपिक का नाम क्या है? डू प्लांट्स ब्रीथ। कि क्या प्लांट सांस लेते हैं?
ब्रीथ से मतलब है गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज से मतलब है कि O2 का आना और CO2 का, O2 का आना और CO2 का, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या प्लांट ऐसा करते हैं? बोलो हाँ। क्या आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन आप में और प्लांट में एक फर्क है, पूछो क्या? कि जो प्लांट्स हैं, कौन? उनमें आपकी तरह डेवलप ब्रीथिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। आपकी तरह डेवलप ब्रीथिंग सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है उनके अंदर। किसके अंदर? हाँ, ऐसा क्यों? एनसीईआरटी ने यही बातें लिखी हैं कि भाई डू प्लांट ब्रीथ, बोलो यस। प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है, बोलो हाँ होता है। लेकिन प्लांट्स के पास हमारी तरह, मींस एनिमल्स की तरह, लाइक एनिमल्स, डेवलप ब्रीथिंग सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ऐसा क्यों? आप बताइए। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने हमें 3 रीजन पढ़ाए हैं। कितने रीजंस इसके? क्या है? मल्टीपल। पढ़ाए कितने हैं? पहला, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, बोलो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? तो फिर बोलो उसका फायदा है, बोलो नो मोर नीड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अगर प्लांट में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो प्लांट बॉडी में ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की नीड, प्लांट में ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की नीड, अगर उसमें क्या हो रहा है? हाँ, तो प्लांट में ज्यादा गैसेस एक्सचेंज की नीड नहीं है। वो कहता है कि भाई ऑक्सीजन मैं खुद बनाता हूं। भाई अगर आप प्लांट को जाके कहो कि भाई तेरे पास डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, नाक, हार्ट, लंग्स, ट्रेकिया, आर्टरी, वेन्स, ये सब नहीं है, वो कहता है क्या काम आती हैं? बोला ऑक्सीजन को ट्रेवल करने में। वो कहता है जो तो ऑक्सीजन ले रहा है मैं ही बनाता हूँ। भाई ऑक्सीजन मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे कहां जरूरत है फिर डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग सिस्टम की? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए प्लांट में ज्यादा नीड नहीं है गैसेस एक्सचेंज की। दूसरा आपको बताना है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बताइए कि जो प्लांट पार्ट्स हैं, बताओ, वो अपनी नीड का खुद ख्याल रखते हैं? यस और नो? भाई वो अपना टेक केयर करते हैं अपना खुद का, जो उनकी गैसेस नीड है ना बच्चे, उसका ख्याल वो खुद रखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्लांट पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं, बोलो क्या? स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? और स्टोमेटा और लेंटिसेल्स प्रेजेंट होने से क्या होता है कि वो प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। क्या नहीं पड़ती? तो आप बताइए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डज नॉट अकर्स और रिक्वायर्ड। एक ही बात है बच्चे, कोई बच्चा रिक्वायर्ड भी बोल रहा था, एक ही बात है उसका कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें हर प्लांट पार्ट पर क्या प्रेजेंट है? पोर्स, जिससे क्या हो जाता है? गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। आप अपने बारे में सोच के देखो, अगर आपके हाथ की सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, हाथ की सेल्स है और उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सही है बात या नहीं? ऑक्सीजन चाहिए और आप अपना नाक और मुंह क्या कर लो और इसे ऑक्सीजन से भरी हुई बोतल में डाल दो, नहीं ले पाएगा नहीं ऑक्सीजन। बोलो हमारे बॉडी में केवल स्कल में ये वाला पोर्शन है जो गैसेस एक्सचेंज करता है। अंदर गई ऑक्सीजन, ट्रेकिया से लंग्स में पहुंची, ब्लड से मिक्स हुई, वहां से हार्ट में आई, हार्ट से पंपिंग हुई, पूरी बॉडी में ट्रेवल करवा दिया वेन्स आर्टरीज के थ्रू। CO2 बनेगी, पूरी बॉडी से CO2 लेकर आएगी वेन्स के थ्रू हार्ट में राइट साइड में, फिर उसके बाद लंग्स में, लंग्स से CO2 बाहर। काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। प्लांट में ऐसा नहीं होता। आप बताओ, ये लीफ है, यहां हजारों स्टोमेटा प्रेजेंट है, गैसेस एक्सचेंज लीफ से ही हो रहा है सीधा। स्टेम है, स्टेम पर लेंटिसेल्स है, सीधा अपने स्टेम जो है बच्चे एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है? उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू डिफ्यूजन से वो गैसेस का क्या कर लेता है? अंदर जो गैस कम होती है वो एटमॉस्फेयर से अंदर आ जाती है, और अंदर जो गैस ज्यादा होती है वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है थ्रू द स्टोमेटा एंड सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा कुछ नहीं। एनसीईआरटी पेज नंबर 176 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर है, पहली हेडिंग है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ये साफ साफ मेंशन है यहां पर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है ना, हेडिंग है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में साफ साफ मेंशन है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। सही है बात या नहीं? डिफ्यूजन इज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट बिकॉज इट इज ओनली मीन द फॉर गैसेस एक्सचेंज। सही है बात या नहीं? प्लांट बॉडी में गैसेस एक्सचेंज केवल और केवल डिफ्यूजन से होता है थ्रू द स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। यहां किसी और की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। समझ पाए हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है कि प्लांट के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट आप बताइए? मोस्टली इंटरनल पार्ट जो होते हैं मैच्योर प्लांट में वो डेड होते हैं, और जो सुपरफिशियल रीजन होता है ना, कौन सा सुपरफिशियल रीजन जो होता है वो लिविंग होता है। सुपरफिशियल पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक स्टेम का टीएस पढ़ाता हूं। तो यहां हम पढ़ते हैं टीएस ऑफ स्टेम। टीएस ऑफ स्टेम को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बाहर आप बताइए कि स्टेम पे आपको कॉर्क मिलती है। कॉर्क एक डेड सेल्स की लेयर है बच्चे। कॉर्क एक डेड सेल्स की क्या है? लेयर है। तो आप बताइए कॉर्क ये डेड है, हाँ या ना? और बिल्कुल सेंटर में इसके होता है वुड। कौन प्रेजेंट है? वुड। जब हम वुड की बात करें, जैसे मैं कहूं कि भाई ये सेंटर में जो पोर्शन रीजन प्रेजेंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूं? वुड बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? वुड बोल रहा हूं। और वुड जो होती है बच्चे वो पूरी की पूरी डेड होती है कंप्लीटली। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वुड कंप्लीटली, ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मुझे परमानेंट वाला हाईलाइटर लेना था, अब नहीं होगा। जल्दबाजी हमेशा खराब करती है। कोई बात नहीं बच्चे, चलो इस गलती से सीखेंगे नहीं। आप बताइए कि जो वुड है ये सेंट्रल रीजन ये डेड है। बेसिकली जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है? इसमें बहुत सारे मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, एनाटॉमी में पढ़ोगे आप। ये वुड है। क्या है? वुड कैसा पोर्शन है? इसको गैसेस एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है, मर गया ये तो, है ना? तो लिविंग पोर्शन ये वाला है। देखो इस वाले लिविंग रीजन में बोलो पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? पैरेनकाइमा सेल्स हैं। पैरेनकाइमा टिश्यू है। पैरेनकाइमा टिश्यू में बोलो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। पैरेनकाइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, सही है? और आप बताइए कि जो कॉर्क है ना, कॉर्क, उसमें जगह जगह लेंटिसेल्स प्रेजेंट है। लेंटिसेल्स मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे गैसेस एक्सचेंज होगा। सही है बात या नहीं? अब आप बताओ एटमॉस्फेयर में गैस है CO2। जैसे मैं बनाऊं कि ये एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है? आप बताओ ये जो CO2 है लेंटिसेल्स के थ्रू इन इंटरसेलुलर स्पेसेस तक फैली हुई है। इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू कहां तक? इंटरसेलुलर स्पेसेस तक। कहां से? एटमॉस्फेयर से। सही है। लेकिन आप बताइए यही एटमॉस्फेयर में O2 भी प्रेजेंट है। येलो कलर में जो बना रहा हूं मैं, क्या है ये? और O2 भी यही। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि थ्रू द लेंटिसेल्स, बोलो, या स्टोमेटा, जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं या एटमॉस्फेयर है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस तक फैला हुआ है, क्योंकि कोई बैरियर तो है ही नहीं। तो इंटरसेलुलर स्पेस से वो गैसेस इंटरसेलुलर स्पेस तक फैल, लेंटिसेल्स के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस तक वो गैसेस फैल गई। अब आप सोचो, अगर मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि ये गैस तो है CO2, कौन सी है? CO2 गैस है, सही है? और ये जो येलो कलर में शो कर रहा हूं ये O2 गैस है। तो आप बताइए अगर इस सेल को O2 की जरूरत है तो ये यही एटमॉस्फेयर से लेगी, और अगर ये सेल अपने रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज करती है तो यही रिलीज कर भी देगी। तो बताओ सीधा एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट है एयर स्पेस के थ्रू। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो एयर स्पेस है, इनमें बाहर का एटमॉस्फेयर आया हुआ है। और बाहर का एटमॉस्फेयर जब इंटरसेलुलर स्पेसेस तक फैला हुआ है तो इसका मतलब इसकी लिविंग सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर। तो कोई भी गैस अगर इसको एक्सचेंज करनी होगी, कोई एक्सचेंज गैस इसको छोड़नी है, कोई गैस इसको लेनी है, तो वहीं वो एटमॉस्फेयर के साथ ही उसको कर लेता है बढ़िया से। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? तो इसको ऐसे समझिए कि गैसेस एटमॉस्फेयर से ही आती हैं और एटमॉस्फेयर में ही, तो इसको कहां डेवलप ब्रीथिंग सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये 3 कारण एनसीईआरटी ने लिख के दिए मेजर, जिनके बारे में एनसीईआरटी ये लिख रही है कि भाई हमें नहीं जरूरत है किस बात की? हाँ, डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्रीथिंग सिस्टम की। समझ पाए हैं बात को या नहीं अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तीनों कारण एनसीईआरटी में पेज नंबर 227 से 228 पे आइए आप। 228 के पहले पैराग्राफ के अंदर लास्ट में ये बात लिखी है, लास्ट लाइन में, कि भाई नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेसेस।
पहला पैराग्राफ बच्चे 228 का, और लास्ट लाइन है कि नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेसेस पे जाके खत्म हो रही है। यहां तक मैंने आपको सब बातें बता दी, तीनों रीजन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तीनों बढ़िया से पढ़ेंगे आप इसको। आगे का पूरा पैराग्राफ छोड़ देंगे, इक्वेशन वाला जो दिया गया है। पूछो क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन का ब्रीफ है और हम रेस्पिरेशन की करेंगे डिटेल। डिटेल करने के बाद ब्रीफ पढ़ेंगे तो यूं समझ में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पहले अपने डिटेल की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? डिटेल की तरफ। देखो, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, किसकी बात? तो आपको ये बात समझानी है कि रेस्पिरेशन में डू प्लांट ब्रीथ के बाद जब हम टॉपिक शुरू करेंगे रेस्पिरेशन, तो उसमें आपको सबसे पहला प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का याद करना है, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? ग्लाइको बोलो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज, इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। तो आप याद रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस मींस, हाँ, ईएमपी पाथवे। 3 साइंटिस्ट थे, एमडेन, मेयरहॉफ और पारनास। क्या नाम था? एमडेन, मेयरहॉफ और पारनास। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एमडेन से ई, मेयरहॉफ से एम, पारनास से पी टर्म को लिया गया और इसे नाम दिया गया ईएमपी पाथवे। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? बिल्कुल। दूसरा आपको समझना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? और साइटोप्लाज्म बोलो सभी सेल्स में है। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस सब में होता है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सब में। साइटोप्लाज्म जो है बच्चे वो सभी सेल्स में होता है। मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक जितनी भी सेल हैं सब में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म मिलेगा तो क्या मिलेगा? ग्लाइकोलाइसिस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो एक कॉमन प्रोसेस है। सही है बात या नहीं? बोलो, इन एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म चाहे एरोबिक हो और चाहे, दोनों में ही क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस। ऑर्गेनिज्म चाहे कैसा हो और चाहे कैसा हो, दोनों में ही क्या चलेगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ऑर्गेनिज्म चाहे एरोबिक हो और चाहे, दोनों में ही क्या चल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? बिल्कुल। तो आप इस बात को समझिए। इसमें आप कॉमन क्यों पढ़ते हैं? एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही रेस्पिरेशन क्यों, मतलब ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों हो जाता है? क्योंकि आप बताइए कि ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। क्या बताएंगे आप? बोलो, अगर ऑक्सीजन हो तो हो, मेरे को क्या प्रॉब्लम? भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, किसी ने मुझे पार्टी पे बुलाया, उसने 2 अलग अलग सेगमेंट लगाए, ये नॉन वेज है और ये, वहां पर नॉन वेज भी और वेज भी। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैंने जाके क्या खाया? नॉन वेज। अगर पड़ा भी है तो मेरे किस काम का? वही बात सेम टू सेम यहां है कि अगर ऑक्सीजन सेल में प्रेजेंट तो भी किसी काम की नहीं है। अब सांस लो, देखो ग्लाइकोलाइसिस तो अब भी चल रहा है आपकी बॉडी में। आपकी सेल्स जो है वो क्या कर रही है? ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस का कोई फर्क नहीं है इस पे, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है इसको। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो और चाहे, शुरुआत हमेशा ग्लाइकोलाइसिस से ही होगी। कहां से होगी? ग्लाइकोलाइसिस से ही होगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बताइए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात आती है तो सेल के लिए सबसे फेवरेबल कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। सही है बात या नहीं? बताइए, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। देखो, जब आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना केमिकल एंजाइम में, सबस्ट्रेट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट, तो हमने कहा था प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट जो होते हैं उनका एनर्जी लेवल ट्रांजिशन स्टेट से हमेशा, बिल्कुल सही बात है। तो ग्लूकोज एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक स्टेबल कंपाउंड है। प्रोडक्ट एक स्टेबल कंपाउंड है, हाँ या ना? तो आप बताइए कि भाई इसको आपको तोड़ना है, ग्लाइकोलाइसिस। इसे क्या करना है? तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए इसे अनस्टेबल करना पड़ेगा, और अनस्टेबल करने का सबसे बढ़िया तरीका एनर्जी दो। आप बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हम टोटल रिएक्शंस पढ़ेंगे 10। कितने रिएक्शंस? लेकिन काम बेसिकली आपको 3 ही करने हैं। रिएक्शन कितनी पढ़नी है? 10, लेकिन काम बेसिकली
तीन ही करने हैं। पहला, आप बताइए, ग्लूकोज को एनर्जी देकर उसे अनस्टेबल करना है। पहला काम क्या है कि ग्लूकोज को एनर्जी देकर उसे, दूसरा काम है कि अनस्टेबल ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन निकालने हैं। अनस्टेबल ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन निकालने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और तीसरा काम बोलो, रेस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी बनती है और आप ग्लूकोज को एनर्जी, बोलो तीसरा काम यही है कि जो एनर्जी दी है वो वापस लेनी है। तो पहला काम ग्लूकोज को एनर्जी देकर, दूसरा काम तोड़कर हाइड्रोजन निकालना मत भूलना, क्योंकि रेस्पिरेशन का मेन मोटिव क्या है? हाँ, तो तोड़कर क्या निकालना है? हाइड्रोजन से रिलीज करने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और फिर और जो एनर्जी हमने दी है वो उससे वापस लेनी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एनर्जी चाहे बने और चाहे खर्च हो, एटीपी, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आप एनर्जी बनाएंगे तो एटीपी बनाएंगे, एनर्जी अगर खर्च करेंगे तो आप, तो बोलो एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ। तो अगर आप ग्लूकोज को एनर्जी देना चाहते हैं तो आप ग्लूकोज को एनर्जी देकर आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे, बताइए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें? इसका मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर क्या आ गया? ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर क्या हो गया? और इसमें कंपाउंड में कार्बन कितने? और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज कंज्यूम्ड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कन्वर्ट्स इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ, in the presence of enzyme hexokinase, product inhibition, feedback inhibition, retro inhibition। एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ाते टाइम बताया था मैंने आपको कि हेक्सोकाइनेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। कौन? हेक्सोकाइनेज। कैसा है? एलोस्टेरिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? एलोस्टेरिक एंजाइम की बात करेंगे तो आप बताएंगे, एंजाइम से पढ़ाया मैंने बहुत बढ़िया से, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अमाउंट जब बढ़ जाती है तो वो इसकी एलोस्टेरिक साइट पर जुड़कर इसी को इनिबिट कर देती है। इससे प्रोडक्ट इनिबिशन, रेट्रो या फीडबैक इनिबिशन। एंजाइम का तीसरा लेक्चर था, बिल्कुल लास्ट में ये बात मैं बता के गया था आपको। फिर आप बताइए, ग्लूकोज को हमने जैसे ही एटीपी प्रोवाइड करवाया, ग्लूकोज को हमने अब इससे कहा कि भाई टूट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा ना एक आइसोमर है जो मुझसे भी ज्यादा अनस्टेबल है, आप मुझे उसमें कन्वर्ट करो, मैं जल्दी टूटूंगा। और उस अनस्टेबल आइसोमर का नाम क्या है? तो सेल ने ये बात भी मान ली, सेल ने, और ग्लूकोज से बना दिया है क्या? बोलो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कार्बन कितने? हुआ कुछ भी नहीं है कि ग्लूकोज का आइसोमर ही बना है बस। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अब हमने फ्रक्टोज से कहा कि भाई देख, ग्लूकोज से हमने क्या बना लिया, अब तू टूट। तो कह रहे नहीं नहीं, मुझे भी एनर्जी चाहिए जैसे आपने ग्लूकोज को दी है ना? तो हमने कहा भाई तू ले, एनर्जी ले। पूछो क्यों? जो मर्जी ले ले, वापस तो लेना ही है अपने को, तीसरा काम ही हमारा यही है, नहीं क्या? तो एनर्जी जितनी मर्जी खर्च कर, वापस तो हम ले ही लेंगे। सही है बात या नहीं? तो बनने वाला कंपाउंड होगा फ्रक्टोज 1,6 और इसमें कार्बन 6 कार्बन। और आप बताइए कि यहां से जो एक एटीपी का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एडीपी में। और कंपाउंड के साथ यहां एंजाइम काम करेगा, बोलो फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। इन शॉर्ट इस एंजाइम को हम पीएफके कहते हैं। और आप बताइए, पेस मेकर ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ये भी मैंने आपको एंजाइम्स में, एलोस्टेरिक एंजाइम में पढ़ाया था। किस में पढ़ाया था? एलोस्टेरिक एंजाइम्स में पढ़ाया था कि एलोस्टेरिक साइट जो होती है वहां पर एटीपी जुड़ता है तो नेगेटिव मॉड्यूलेशन, और एडीपी जुड़ता है तो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बिल्कुल। ये जो लास्ट बेंच पे बैठा है बीच में बच्चा, चश्मा उतार के, दिक्कत है बेटा कोई? है? आपको आना ही नहीं चाहिए था बच्चे। प्रिकॉशन सबसे बड़ा क्योर है, कल भी समझाई थी मैंने बात। वो नहीं है तो फिर आप फिर पढ़ाई करिए बढ़िया से, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुंह धो के आइए आप। ठीक है? ऐसे नहीं करना है। बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं तुम्हें? हाँ, तो फिर फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए कहीं पर भी। ठीक है? आप बताइए, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल रिएक्शन 10 हैं, उनमें से 3 रिएक्शंस के अंदर अंदर हमने एक काम कर लिया है कंप्लीट। पूछो क्या?
अनस्टेबल कर लिया, कितने एटीपी खर्च करके, अब टूटेगा ये। तो एटीपी कितने खर्च हुए, और 2 एटीपी खर्च होकर क्या हो गया, ये अनस्टेबल। अब कह रहा है कि मैं टूटने के लिए तैयार हूं। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यहां 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में टूटेगा, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में टूटेगा, जिसमें से एक कंपाउंड का नाम है बच्चे DHAP, बोलो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल बनेगा बोलो 3PGAL, और इसमें कार्बन 3 बताने हैं आपको। एक कंपाउंड 3PGAL और एक कंपाउंड DHAP का फॉर्मेशन हुआ, बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच। DHAP और PGAL एक दूसरे के क्या है। और एक मजे की बात और क्लियर कर लो, मैंने कहा था ग्लूकोज चाहे बने और चाहे ग्लूकोज टूटे, रहेगा PGAL इंटरमीडिएट कंपाउंड। केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनाया था तो PGAL से ही ग्लूकोज बनाया था। आज हम ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, तो आज PGAL ही क्या हो रहा है, तो बोलो ट्रायोज फॉस्फेट हमेशा बनता है, चाहे आप ग्लूकोज बना रहे हो और चाहे आप ग्लूकोज, क्या केल्विन साइकिल में ट्रायोज फॉस्फेट बना था, क्या आज भी बन रहा है? आज ग्लूकोज को, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज को, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्म में कौन बनता है, कौन बनता है, हाँ ट्रायोज फॉस्फेट। समझ रहे मेरी बात या नहीं? ये जो बच्चा बैठा ना बीच में यूं करके, कल तू बैठा था इधर से 7वें बेंच पे यहाँ बीच में, याद है तेरे को? छेड़ा नहीं मैंने तेरे को, तू भी जानता है ये बात, है ना? आज अगर ऐसी हरकतें करेगा तो बाहर जाएगा। रोज रोज थोड़ी होता है ऐसे। मैं कल वहां छुप के बैठा था, एडवांटेज ले ही रहा था ना, इग्नोर ही किया मैंने। सरकारी बस में थोड़ी बैठा मेरे भाई तू। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से PGAL और DHAP का फॉर्मेशन किया ना हमने, हाँ या ना? अब आपको यह समझना है कि जो PGAL है उससे हमें आगे चलना है। तोड़ तो लिया लेकिन हाइड्रोजन निकालने हैं। दूसरा काम है तोड़कर क्या करना, तोड़कर क्या करना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ तो लिया 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में। अब हम क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे बोलो 1,3 डाई PGA, मतलब ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें कार्बन कितने हैं। अब आप याद करो केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में PGA से PGAL बनाया था, तो रिडक्शन स्टेप पड़ा था केल्विन साइकिल का। कौन सा स्टेप पड़ा था? आज हम PGAL से PGA बना रहे हैं। सही है बात या नहीं? तो आज बताओ हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि यहां 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+, NADP नहीं बोलना है, हाँ बदलेगा NADH2 में। रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो NAD+, और फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो NADP+। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। तो PGAL से क्या बन रहा है, और हाइड्रोजन्स क्या होंगे? सही है बात या नहीं? तो बताओ NAD+ कन्वर्ट्स इनटू Na, हाइड्रोजन्स रिलीज हो गए। हाइड्रोजन्स जो रिलीज हुए वो हाइड्रोजन्स दिए किसने? PGAL ने, और लिए किसने? तो बेसिकली जो मैं ऑक्सीडेशन आपको समझा रहा हूं वो PGAL का ऑक्सीडेशन बता रहा हूं, NAD+ का नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? NAD+ का तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन हम रिएक्शन में PGAL का पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन। किसका? PGAL का पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई दिक्कत? आप बताइए कि सर 3rd कार्बन पर फॉस्फेट था, यहां फर्स्ट पे भी आ गया। केल्विन साइकिल याद है आपको? उसमें मैंने कहा 1,3 डाई PGA कन्वर्ट्स इनटू 3 PGAL, तो 3rd कार्बन का फॉस्फेट है, तो 1st कार्बन का फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में निकल जाता है। एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था, फिर काट भी दिया था। मैंने कहा यहाँ एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट होता है H3PO4 की फॉर्म में, इसको आप याद मत करिए, और याद करना भी नहीं है। लेकिन आप बताइए कि जब 3PGAL से हम कहां आते हैं, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से ऐड होता है। ये ऐड होता है H3PO4 की फॉर्म में, मतलब फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सेल के साइटोप्लाज्म से, और बन जाता है 3PGAL से क्या?
1,3 डाई PgAl। अगर आप PgAl से PgA बनाते हो तो बोलो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर आप PgA से PgAl बनाते हो तो ये रिडक्शन है। ऊपर की तरफ चलोगे तो केल्विन साइकिल हो जाएगा, नीचे की तरफ चलोगे तो ग्लाइकोलाइसिस। तो आप बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस जो हमने पढ़ा है उसके लिए इस स्टेप को हम केल्विन साइकिल के रिडक्शन स्टेप की बात करेंगे ना, जब रिडक्शन स्टेप की, तो रिडक्शन को हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइटिक इनवर्स। मतलब इस रिएक्शन को ऊपर से नीचे की तरफ चलाओ तो क्या हो गया, और नीचे से ऊपर की तरफ चलाओ मतलब PgAl से अगर PgA बनाते हो तो रेस्पिरेशन है, और PgA से PgAl बनाते हो तो केल्विन साइकिल है। और केल्विन साइकिल का भी रिडक्शन स्टेप, केल्विन साइकिल का भी, और वहां हाइड्रोजन यूज करते हो NADPS2 वाले, किसके वाले, और यहां हाइड्रोजन रिलीज करके NAD+ को दे रहे हो आप। क्लियर है बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को भी, कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो पूछो। बोलो दूसरा काम भी हो गया। पहला काम था एनर्जी देकर अनस्टेबल करना, दूसरा काम था तोड़कर हाइड्रोजन निकालना, वो भी कर लिया। तीसरा काम क्या है भाई? जो एनर्जी हमने दी थी वो उससे क्या करनी है हमें? हाँ, जो एनर्जी हमने दी थी वो उससे क्या करनी है? वापस लेनी है। सही है बात या नहीं? तो बताओ 1,3 डाई PgA कन्वर्ट्स इनटू 3PgA, और 3PgA में कार्बन, लेकिन फॉस्फेट एक ही रह गया थर्ड कार्बन पर। फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट निकल गया है, पूछो कहां गया? बोलो थर्ड कार्बन का जो फॉस्फेट है वो ले लिया है ADP, फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट जो है वो ले लिया है किसने, और क्या बन गया? और फॉस्फेट केवल कौन से कार्बन पर रह गया? कौन से कार्बन पर रह गया? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो पहला काम था एनर्जी देकर अनस्टेबल करना, कर लिया। दूसरा काम था तोड़कर हाइड्रोजन निकालना, निकाल लिया। तीसरा काम है जो एनर्जी दी है उसे वापस लेना, तो वापस ली तो 3PgA बनाया। फिर आप बताओ कि जो 3PgA है कौन है? उससे बनता है एक कंपाउंड, बोलो 2PgA, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कार्बन कितने? नहीं नहीं, 3। अरे फॉस्फेट शिफ्ट हुए थर्ड कार्बन से सेकंड पे। IUPAC नहीं पढ़ा तुमने? फिर 3PgA का मतलब है कि ग्लिसरिक एसिड के थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है, 2PgA का मतलब है कि ग्लिसरिक एसिड के सेकंड कार्बन पर फॉस्फेट है। केवल फॉस्फेट शिफ्ट हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और फिर आप बताइए 2PgA से फॉर्मेशन होता है PEP का, बोलो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का। कितने कार्बन? और आप याद करिए कि जो PEP है, गर्दनें सबके ऊपर भाई, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कौन? C4 पाथवे का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, हाँ या ना? और आप बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस में या रेस्पिरेशन में बनने वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आर यूज्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। तो बताओ कि C4 प्लांट्स की मीजोफिल सेल्स में जो PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का काम करता है, वो PEP ग्लाइकोलाइसिस से ही बनता है। किससे बनता है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो PEP जो कि यहां पर एक प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है C4 प्लांट्स में, वो कहां से आएगा? कहां से आएगा? हाँ, समझ रहे हैं बात नहीं? और यहां से ये बात भी प्रूव होती है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ द रेस्पिरेशन आर आल्सो यूज्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, हाँ या ना? फाइनली PEP जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। किसमें? कार्बन, 3 कार्बन, सही है। फॉर्मूला बोलो C3H4O3। क्लियर है बात नहीं? लेकिन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, बोलो ऐसे, में फॉस्फेट है, लेकिन पायरुविक एसिड में फॉस्फेट, पायरुविक एसिड में फॉस्फेट, यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। तो आप बताइए कि यहां फॉस्फेट निकलेगा, और वो जो फॉस्फेट निकलेगा वो लेगा कौन?
और बनाएगा क्या? सही है बात या नहीं? और यहां देखो, एक तो एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से जब तोड़ता है ना 3PG और DHAP में, तो काम करता है एल्डोलेज। याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बता रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भाई बच्चा क्या करता है, सर फलानी बुक लगा रहा हूं, लगा लूं क्या? मैं कहता हूं लगा ले। सर मॉड्यूल तो कर लिया, अब ये कर लूं क्या? कर ले। तो कहीं पर भी अगर आपको एल्डोलेज सुनने को मिले तो आप बताना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ने वाला एंजाइम, और कई जगह पे दिखेगा ये आपको एक्सरसाइज में, है ना? कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, और मजे की बात है कि एल्डोलेज का नाम ही नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। और ऐसे यहां लास्ट रिएक्शन में आप एंजाइम याद करेंगे, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इनको केवल पढ़ना है, याद आपको हेक्सोकाइनेज रखना है, याद आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रखना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के एंजाइम है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बाकी केवल पढ़ने और आगे निकलना है बस, कहीं पर क्वेश्चन मिले तो सॉल्व हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है बात या नहीं? हाँ या ना? पक्का? ठीक है। अब एक बात और याद कर लो, आप बोलो कि भाई एटीपी बन रहा है एडीपी से, इस एटीपी के फॉर्मेशन को एसएलपी कहते हैं। बोलो सबस्ट्रेट लेवल, क्या बोलेंगे? एसएलपी। बोलो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बच्चा कहता है कि इसका क्या मतलब है? आप ये समझो, एटीपी फॉर्मेशन के लिए आपने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था? बोलो, एक मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन में ईटीएस था, यस और नो? यश कह रहा है कि सर 3PgAl से 1,3 डाई पीजीए बिस पीजीए है, उसी को डाई बोला है। बिल्कुल बच्चे, डाई बाई बिस का मतलब है दो, है ना? बिल्कुल उसी को बोला है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि जब आप केमिकल रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस टाइम पे एटीपी बना रहे हैं। हालांकि आपने एटीपी बनने के लिए पढ़ा था, एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन में ईटीएस चलता है, ईटीएस में एक हाइड्रोजन कैरियर होता है, वो क्या करता है? ग्रेडियंट डेवलप करता है, और जब वो ग्रेडियंट एफ नोट से टूटता है तो F1 पर एटीपी बनता है। ऐसे पढ़ा था आपने। लेकिन आप बताइए, यहां ऐसा कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म में एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, सीधा एटीपी बनाती है, हाँ या ना? तो आप एसएलपी को किसको कह सकते हैं? बोलो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी विदाउट ईटीएस। ईटीएस के बिना सीधा ही एटीपी का क्या हो जाना? केमिकल रिएक्शन में सीधे ही एटीपी का क्या हो जाना? क्या कहेंगे उसे हम? तो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी विदाउट ईटीएस इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एसएलपी। क्लियर है बात या नहीं? तो एसएलपी किसे कहेंगे हम? डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी विदाउट ईटीएस इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एसएलपी। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अच्छे से बढ़ू आगे। आप बताइए, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ऐसी रिएक्शन है जिनमें एसएलपी हुआ? दो। एक तो 1,3 डाईपीजे से 3PGA बनते टाइम, और दूसरा PEP से पायरुविक एसिड बनते टाइम, हाँ या ना? तो हाउ मेनी टाइम्स एसएलपी अकर्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? इन हाउ मेनी स्टेप्स एसएलपी अकर्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? इन हाउ मेनी रिएक्शंस एसएलपी अकर्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? दो। आपके सामने है। क्लियर है बात या नहीं? ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस बोल रहा हूं, और ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया। लेकिन आपको यहां एक बात समझनी है कि सर हमने दो एटीपी दिए, दो ही वापस लिए, तो हमें क्या फायदा हुआ एटीपी का? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन आप बताओ, ये दो एटीपी आपने ग्लूकोज के लिए दिए ना, किसके लिए दिए? तो आप बताइए कि ग्लूकोज से जब आप फ्रक्टोज 1 पाउंड्स में क्या बनाया? तो PgAl से पायरुविक एसिड बनाया एक, तो DHAP भी एक साइट होगा कि नहीं मैं भी PgAl से पायरुविक एसिड बनाऊंगा, तो बोलो DHAP से PgAl, और फिर दोबारा यही प्रोसेस फिर चलेगा। इसका मतलब यहां PgAl के मॉलिक्यूल दो बनेंगे, ये रिएक्शन दो बार चलेगी, दो NADH2 बनेंगे, दो 1,3 डाई PGA बनेंगे। एक PGA तो बनेगा PgAl से, और दूसरा PGA बनेगा DHAP से।
तो DHAP टू PgAl टू 1,3-diPGA, हाँ या ना? फिर आगे की ये रिएक्शन भी कितनी बार चलेगी? तो 3PGA 2 बार, ATP, PGA, PEP, ATP, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज में कार्बन, पायरुविक एसिड में एक में, हाँ तो 2 में, तो बैलेंस हो गया देखो कार्बन। तो 2 रिएक्शन 1,3-diPGA के बाद 2 बार चलेगी, सही है बात या नहीं? 1,3-diPGA के बाद 2 बार चलेगी हर बार रिएक्शन, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और 2 बार चलने का मतलब ATP 4 हो गए ग्लूकोज से। अब मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने पहले बोला था कि हाउ मेनी रिएक्शंस SLP occurs ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? हाँ, कितना? 2। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ऐसी रिएक्शन है जिनमें SLP होता है, लेकिन ये 2 रिएक्शन ग्लूकोज से कितनी बार चलती हैं? क्यों? क्योंकि 2 बार तो चलेगी PgAl से और 2 बार चलेगी, तो हाउ मेनी ATP आर डायरेक्ट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज मेंशन है तो कितने? ग्लाइकोलाइसिस में ऐसी कितनी रिएक्शन है जिनमें SLP होता है? ये रिएक्शन ग्लूकोज से कितनी बार होती है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, पक्का? एनसीईआरटी पेज नंबर 229, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ बोल्ड करके लिखा है एनसीईआरटी ने, कैन यू देन कैलकुलेट द हाउ मेनी एटीपी आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड? सही है बात या नहीं? इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। डायरेक्टली सिंथेसाइज का मतलब है SLP, तो बताइए ग्लूकोज से SLP कितनी बार होगा? सही है बात या नहीं? यस और नो? लैग हो रहा है जी, लैग हो रहा है सर, प्लीज आप टेक्निकल टीम को बोल दीजिए हमारा ऑनलाइन वाला क्लास 3-4 दिनों से लैग हो रहा है। ऑनलाइन वालों को कोई सुनता ही नहीं, कितना भी कॉल कर लो सर। सही बात है, यही बात अगर मैं तेरे को कह दूं कि भाई कॉपी दैट और पेस्ट भी कर दूं, सेम, ऐसे मत कर यार। आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं ना, उनके पास सपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, आप उस पर ज्यादातर लिखा करिए, है ना? मैंने कल बोल तो दिया था टीम को, अब शायद उसमें टाइम लग रहा है उनको। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताऊं, वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, दिन में 4-4 क्लासेस होती हैं लगातार। अब देखो, सुबह 6:45 से क्लास शुरू होती है, 1 बजे तक लगातार क्लासेस चलेंगी, बीच में 1 घंटा है, 2 बजे से फिर क्लासेस शुरू होंगी और शाम को 8:30 बजे तक फिर क्लासेस चलेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो या तो वो काम रात को करें, और वो रात को छेड़ते इसलिए नहीं वीक पे, क्योंकि अगर रात को कोई काम छिड़ गया टेक्निकली और अगले दिन वो नहीं संभला, तो अगले दिन की क्लासेस खराब हो जाएंगी। तो थोड़े बहुत लैग के साथ बच्चे के लिए क्लास रिकॉर्ड तो हो ही रही है ना, तो इसलिए जिस दिन छुट्टी हो, संडे का टाइम आता है, तो उन दिन इन चीजों पर काम ज्यादा हो पाता है। और उस दिन भी अगर कोई मास्टर ने ऑनलाइन क्लास एक्स्ट्रा बुला ली कि भाई आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, तो वो टाइम और खराब हो गया। तो यूं करके थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस पे लगे हुए हैं वो, मैंने कल भी बात उनसे करी थी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, हो जाएगा ठीक, है ना? थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलो जी, आगे बढ़े अपने। यहां तक तो क्लियर है चीजें आपको? और बढ़िया से बताता हूं मैं आपको। और सुना, क्या हाल चाल है? मैंने बोला यहां तक क्लियर है चीजें तेरे को? मस्त रहना, फिर आगे बढ़ता रहे, जब मैं कहूंगा ग्लाइकोलाइसिस हो गया तब तो खड़े हो जाना, ठीक है? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार SLP वाली रिएक्शन होती है? ग्लाइकोलाइसिस में भी मैंने जब DHAP से PgAl नहीं बनाया था, क्या तब SLP नहीं हो रहा था? तो SLP कितनी कितनी रिएक्शंस में होता है? 2 में। लेकिन ग्लूकोज से ये रिएक्शन कितनी बार होती है? ग्लूकोज मेंशन है तो, नहीं मेंशन है तो 2 ही रिएक्शन है जिनमें SLP हो रहा है बस, है ना? बढ़ू भी आगे? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? नहीं 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 नहीं, तो फिर गड़बड़ हो गया। मैंने बोला था कि जब जब ATP यूज करते हैं तो हम काइनेज लिखते हैं,
आपको ये याद करना है कि जनरली एटीपी यूज करने के लिए काइनेज होता है, जनरली मोस्टली। यहां पाइरुवेट काइनेज एटीपी बना रहा है, मतलब काइनेज एंजाइम फॉस्फेट के ट्रांसफर से रिलेट करता है। बोलो ऐसे, फॉस्फेट के ट्रांसफर से रिलेट करता है। यहां काइनेज फॉस्फेट एटीपी से लेकर ग्लूकोज को दे रहा है, यहां पर फ्रक्टोज को दे रहा है, यस और नो, और यहां पीईपी से लेकर एडीपी को दे रहा है। ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फेट के लिए काइनेज काम करता है। और मैंने कहा, जब आपने वो पढ़ा था, पढ़ोगे सेल साइकिल, आपको नहीं कहा, मास्टर प्रो 2.0 को कहा था, उनकी सेल हो गई थी, तो कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल में सीडी केस पढ़ेंगे आप, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तब भी आप एटीपी यूज करते हैं। तो बेसिकली काइनेज एंजाइम फॉस्फेट के ट्रांसफर के लिए होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बढ़े भाई आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो मैं आगे अब तो ठीक है, और सुनिए मेरे से बातें आप अच्छी अच्छी। आप बताइए, इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में, बोलो ऐसे, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है? पूछो कैसे? देखो, इसको समझो ऐसे कि भाई हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने? वेरी गुड। जब आपने यहां पायरुविक एसिड बनाए तो कितने बनाए हैं? पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड में हाइड्रोजन, दो में उधर, इधर। ब्लैक टी शर्ट वाले भाई साहब गर्दन ऊपर करो, हर क्वेश्चन का आंसर 12 नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ध्यान तेरा कहीं और है, हर आंसर क्वेश्चन का आंसर 12 12 क्यों भाई? बोला क्यों नहीं? फिर बाद वाले में भी मैंने बोला कि इसमें कितने 12 और इसमें कितने, इसमें भी 12, सब 8 और तेरे 12। हाँ गुस्सा कर ना, मैं कह रहा हूं। हाँ नहीं तू कर, इसी गुस्से से सिलेक्ट हो, ये गुस्सा दिखा, दिखा कि सर ने बेइज्जती कर दी मेरी, अब देख मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। चलें भी आगे? हाँ मैं छेड़ता रहता हूँ कि किसी को तो पिंच हो जाए, फील कर ले वो कि अच्छा गुरुजी ने बेइज्जती कर दी, अब देख बन के दिखाता हूँ डॉक्टर। क्या पता उसी से हो जाओ आप, प्यार से तो नहीं मानते। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो आप बताओ, ग्लूकोज में हाइड्रोजन, पायरुविक एसिड में एक में 4 तो दो में कितने कम, कितने NaDH2 बनाए? एक में हाइड्रोजन, दो में, देखो 4 हाइड्रोजन निकाल लिया आपने। क्या आपने सारे हाइड्रोजन निकाल लिए? पार्शियल ऑक्सीडेशन। सारे निकाल लेते तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या आपने सारे निकाल लिए? तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अब दूसरी बात, बच्चा क्या करता है, घर पे जाके रिवाइज करता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ता है, पूरी एनर्जी के साथ जाता है कि आज तो ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया, देखो ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। घर पे जाके फिर फंस जाता है। पूछो कैसे? पीईपी जहां बन रहा है ना, वहां वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? फिर कहता है यार ये हाइड्रोजन तो गुरुजी ने गिनाया ही नहीं। सही है बात या नहीं? तो इनको गिनना भी नहीं है। पूछो क्यों? आप बताओ, जब आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो किसकी फॉर्म में? तो बताओ, फॉस्फेट को वाटर से रिएक्ट करके तो आपने फॉस्फोरिक एसिड बनाया होगा। बोलो ये हाइड्रोजन यहाँ फॉस्फेट वाले, ये फॉस्फोरिक एसिड वाले ही, इसलिए इनको काउंट। पहले आपने इनका फॉस्फेट निकाल लिया, फिर आपने इनके हाइड्रोजन निकाल दिए, इनको काउंट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? काउंट केवल कौन से करने हैं? NaDH2 वाले। इसलिए जहां मैंने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखा था ना, जहां मैंने यस और नो, यस और नो, वो मैंने बस वहां पर उसके बाद मैंने फॉस्फोरिक एसिड लिख दिया था, ताकि मैं बच्चों को समझाऊं कि यहाँ अकेला फॉस्फेट नहीं, पानी के साथ जुड़कर एक फॉस्फेट आयन आता है पूरा, H3PO4 माइनस या H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस पढ़ते हैं, इसको केमिस्ट्री में जाना है, अपनी डिटेल ही नहीं है, लेकिन वाटर ऐड होके आता है यहाँ पर, वही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया, तो इसको काउंटिंग में नहीं रखना है। ठीक है बात? बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत? और सुनिए, मैंने भी तो यही बोला है। मैं कह रहा हूं कि 3PgAl से एक बार, फिर DHAP PgAl में कन्वर्ट होकर एक बार, बात तो वही है। ऐसे कान पकड़,
अब घुमा के पकड़, बात तो एक ही हुई ना, पकड़ना क्या है। मैं कह रहा हूं एक तो पाइरुविक एसिड पीजीएल से बनेगा, दूसरा पाइरुविक एसिड डीएचएपी से पीजीएल से बनकर होगा। तो पीजीएल कितने बनेंगे, एक तो खुद पीजीएल है, दूसरा डीएचएपी से बन गया। मतलब मैंने जो बात बताई है उसी बात का मतलब आप बताइए कहां पर होता है ग्लाइकोलाइसिस। ऐसी एक सेल का नाम बताओ जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। बोलो जो सेल है ना उसमें साइटोप्लाज्म पक्का होगा, वरना आप सेल नहीं बोल सकते उसको, है ना। तो बच्चा कहता नहीं नहीं डेड सेल में कहां होता है। मैंने कहा भाई डेड नहीं बोला मैंने, केवल सेल बोला है, लिविंग मेटाबॉलिज्म करती हुई, उसमें क्या होता है। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन एनसीईआरटी पेज नंबर 228। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हेडिंग के ठीक ऊपर इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन है 3। इन एनी केस, लास्ट लाइन है बच्चे ग्लाइकोलाइसिस हेडिंग के ठीक ऊपर की। हाँ, इन एनी केस मतलब कुछ भी हो जाए, सही है। ग्लाइकोलाइसिस इन एनी केस all organisms, all without any exception retain a enzymatic machinery to partially oxidize the glucose without the help of oxygen। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। and this breakdown of glucose into two molecule of pyruvic acid is known as। क्लियर है बात या नहीं, हाँ या ना। अच्छे से आगे बढ़ते हैं। बताइए दिस ग्लूकोज, अच्छा आपने जब केल्विन साइकिल पढ़ा था ना, तो याद करो केल्विन साइकिल में ग्लूकोज से सुक्रोज और स्टार्च बन रहा था, याद है। सुक्रोज और स्टार्च एनसीईआरटी ने केल्विन साइकिल में नीचे बनाया था, मैंने साइड में, मैंने उसे क्यों देखा आप समझ गए, यस और नो। तो आप बताइए कि वो जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज रहा ही नहीं, अगर उसे स्टोर होना है तो वो स्टार्च बन जाएगा, और उसे ट्रांसपोर्ट होना है तो बताइए कि इस सेल में जो ग्लूकोज आया ना, ग्लूकोज ये या तो स्टार्च से आया, स्टार्च जो था बच्चे वो स्टोर फूड था हमारे लिए, हाँ या ना, क्या था, स्टार्च से क्या बना, माल्टोज, और माल्टोज से ग्लूकोज, मतलब पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सही है, यस और नो। तो ग्लूकोज बना और ग्लूकोज काम आया। अब बताओ स्टार्च में जितने ग्लूकोज होंगे उतने ग्लाइकोलाइसिस होंगे। आप ऐसे प्रोसेस मान लो एक स्टार्च में 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के थे, तो बताओ ऐसे 100 प्रोसेस चलेंगे, सही है बात या नहीं। तो स्टार्च पहले बदलेगा किसमें, और फिर माल्टोज से। साथ ही साथ याद रखो अगर ये किसी प्लांट सेल में कहीं से फूड चलकर आया है तो सुक्रोज की फॉर्म में चलकर आएगा। सुक्रोज में कार्बन होते हैं 12, 12 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 12। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो सुक्रोज में कार्बन 12 क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, 12 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल से बनता है, हाँ या ना। उसमें 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल तो होता है कौन, और 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। फ्रक्टोज में कार्बन, ग्लूकोज में कार्बन, सुक्रोज में कार्बन, हाँ तो 12 कार्बन का सुक्रोज जो बनेगा वो, सही है बात या नहीं, यस और नो, अच्छे से, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप बताइए कि भाई सुक्रोज को तोड़ते हैं ग्लूकोज और, तो एंजाइम काम करता है, बोलो सुक्रेज या इनवर्टेज। आपको एंजाइम याद तो इनवर्टेज करना है, लेकिन रिपीटर है ना, इधर उधर का क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करेंगे ही, तो कहीं पर भी अगर सुक्रेज लिखा हुआ मिल जाए तो दुखी नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन आजकल जो टर्म है वो क्या है, क्योंकि आज हमें पता है कि जो सुक्रोज है वो इनवर्ट शुगर है,
पानी में डिसॉल्व करने पर ये डी फॉर्म एल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए बच्चे इन्वर्ट शुगर कहते हैं इसको, इन्वर्टेज इसलिए एंजाइम का नाम दे दिया, इन्वर्ट शुगर को तोड़ने वाला एंजाइम इन्वर्टेज। ठीक है, यस और नो। और ये देखो अब ग्लूकोज से ये प्रोसेस चलेगा यूं, और बोलो जो फ्रक्टोज है वो किस में बदलेगा, और फिर उससे भी यही प्रोसेस चलेगा। इसका मतलब सुक्रोज से ग्लाइकोलाइसिस, एक ग्लूकोज से दूसरा फ्रक्टोज से, हाँ या ना? बोलो बातें सारी ठीक हैं आपकी, लेकिन एक गड़बड़ कर दी आपने। पूछो क्या बात? ये गड़बड़ कर दी कि जब ग्लूकोज हम बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ग्लूकोज को हम किस में बदलते हैं? यहां तो आपको मिली फ्रक्टोज रहा है, तो आप ग्लूकोज क्यों बना रहे हैं? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? भाई जब ग्लूकोज यूज करते तो क्या बनाते हो, और यहां आपको मिल क्या रहा है? सही है, यस और नो? तो इसी फ्रक्टोज को सीधा यूज करो ना यार, और इसको एक एटीपी दे दो कि भाई तेरे 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ जल्दी से। क्या कर? 6 नंबर कार्बन पे क्या जोड़, कहां से दोगे? तो बोलो एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एटीपी। फ्रक्टोज से भी दो ही लगेंगे, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में। एटीपी का खर्चा वही है, रिएक्शन एक कम हो गई आइसोमरेशन वाली। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अभिषेक कह रहे हैं कि सर एक बार एसएलपी रिपीट कर दोगे क्या प्लीज? कर देंगे बेटा, लास्ट में एंड करते करते ग्लाइकोलाइसिस का, अभी थोड़ा वेट करो। यहां तक क्लियर है आपको बात, हाँ या ना? चलो फिर एनसीईआरटी में आओ, पेज नंबर 228, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है पेज की, सेकंड लास्ट। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज derived from which is the end product of और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। अब स्टोर कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? तो वो देखो ना, स्टार्च से बना लो, या अगर एनिमल सेल होगी तो स्टार्च की जगह कौन आ जाएगा? ग्लाइकोजन। सही है बात या नहीं? यस और बेटा हाइलाइटर यूज नहीं करना, अपने लिए सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसको बंद करके रख दे अंदर। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यही लाइन हाइलाइटर है? तुझे क्या पता एग्जाम में यही आएगी, है ना? हर लाइन पढ़नी है, बोल ऐसे। हाँ तो इसको रख दे बैग में। चलो आगे बढ़े। अब आप बताओ, इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ और द स्टोर कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ो, पेज नंबर 229 की पहली लाइन। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर बताओ, दीज बोथ मोनोसैकेराइड्स मतलब ग्लूकोज एंड आर रेडियली एंटर्स इनटू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। रेडियली मतलब जल्दी से बनते हैं और ऐड हो जाते हैं, मतलब काम आ जाते हैं किसमें? ग्लाइकोलाइसिस। होता क्या है बोलो? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर फॉस्फोराइलेटेड। फॉस्फोराइलेटेड का मतलब है दोनों में फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फोराइलेटेड का मतलब है दोनों में, ग्लूकोज में फॉस्फेट जुड़ेगा तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज में जुड़ेगा तो लाइन लिख रही है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। होना चाहिए ना यहाँ पर, जब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज का फॉस्फोराइलेशन होगा तो, लेकिन एनसीईआरटी ने वो लिखा ही नहीं, एनसीईआरटी केवल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लिख रही है, हाँ या ना? होना चाहिए कि फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज। क्लियर है बात या नहीं? फिर ग्लूकोज के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा कि नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाउ आइसोमराइज्ड टू फ्रक्टोज, मतलब फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना होगा तो सीधा काम आ गया, लेकिन ग्लूकोज से जो फ्रक्टोज बनेगा पहले फिर काम आएगा। फिर इसके बाद बोलो, सब सीक्वेंट स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस आर सेम, मतलब इसके बाद सब कुछ एक जैसा ही होगा। सही है बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत? तो आप बताइए कि सुक्रोज में कार्बन टूटकर एक क्या बना, एक क्या बना? दोनों ही काम किस में आ सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में। सही है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा?
लेकिन फ्रक्टोज से सीधा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा, मतलब आइसोमेरेशन वाला स्टेप क्लियर है बात, हाँ या ना। और इससे आगे की सारी रिएक्शंस ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर हेक्सो शुगर्स, बोल ऐसे, कौन सी शुगर्स, और यहां एंजाइम काम करेगा, एक तो ग्लूकोज के लिए हेक्सोकाइनेज, एक फ्रक्टोज के लिए हेक्सोकाइनेज, एंजाइम अलग अलग है, नाम हेक्सोकाइनेज है, एक ग्लूकोज के लिए और दूसरा फ्रक्टोज के लिए। सिर्फ आइसोमेरेशन वाला, एटीपी वाला मत घटाओ आप एटीपी वाला घटा रही हैं हाँ बस ये एक घटेगा बस। कौन सा जल्दी, फ्रक्टोज वाला, लेकिन हम फिर भी किससे लेते हैं, पूछ क्यों, फ्रक्टोज एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अकेला कभी नहीं रहता, उसको कहीं ना कहीं से निकाल के लाना पड़ता है, ग्लूकोज अकेला भी आ जाता है। बढ़े भी आगे, हाँ बेटा, ये केल्विन साइकिल से दिया उन्होंने, कि केल्विन साइकिल में जब हमने ग्लूकोज उसको आप लाइन दोबारा पढ़ो, और फ्रॉम मतलब ये जो ग्लूकोज हम यूज कर रहे हैं, ये ग्लूकोज या तो स्टोर कार्बोहाइड्रेट से आएगा या सुक्रोज से आएगा, और ये नहीं कह रहा कि वो सुक्रोज से क्या बनेगा, मतलब स्टार्च से सुक्रोज बनेगा, स्टार्च से सुक्रोज बन ही नहीं सकता, पूछो क्यों, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसमें फ्रक्टोज होता ही नहीं है। इसलिए तो मैंने इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने कहा सुक्रोज पॉलीसैकेराइड, माल्टोज डाइसैकेराइड, देन ग्लूकोज बनता है। तो या तो ग्लूकोज यूं आएगा या ग्लूकोज यूं आएगा, इसलिए और लिखा उसने, लाइन पूरी करो, इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज, ये जो यूज कर रहे हो आप, डेराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, और बोलो, बताता हूं बेटा बताता हूं, आगे चल रहे हैं उसमें, तो धीरे धीरे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का। टोटल रिएक्शन है 10, कितने रिएक्शन है, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 एरो इरिवर्सिबल रखे मैंने, फर्स्ट थर्ड और 10th, बाकी सब रिवर्सिबल, पूछो क्यों, बोलो 1, बोलो 1 3rd और 10th, तीनों में ही एलोस्टेरिक एंजाइम काम करते हैं, और ये कंट्रोल पॉइंट ऑफ सेल्स ग्लाइकोलाइसिस है, और यहां फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सबसे मेन पेसमेकर ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, सही है। एनसीईआरटी में सारे एरो सिंगल है ना, लेकिन अगर मैं सारे एरो सिंगल बनाऊंगा तो मैं इस रिएक्शन को ग्लाइकोलाइटिक इनवर्स नहीं बोल सकता, फिर इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्स भी चल सकती है और चलती भी है, तो ऐसे आप बताइए बाकी रिएक्शन भी रिवर्स होती हैं, बस फर्स्ट थर्ड और 10th रिवर्सिबल नहीं होती। आपने टोटल एटीपी खर्चा कितना, आपने ग्लूकोज से एटीपी टोटल बनाया कितना, तो आपको कितने एटीपी मिले, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 का, 22 में क्वेश्चन आया था कि नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम 1 ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाते टाइम आपको नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, आपको याद करना है, 2 यूज किए 4 हमने बनाए, किससे, हाँ, तो एटीपी का नेट गेन कितने का हुआ, बनाए कितने, यूज कितने हुए, तो बचे कितने, तो नेट गेन 2 एटीपी। अब जैसे ये बात मैं बताऊंगा, बच्चा फिर काउंटर पे आएगा, क्योंकि तो पढ़ा लिखा है ना बेचारा, रिपीट ही तो कर रहा है अभी, सर मैंने तो पढ़ा था ये NADH2 भी काम आते हैं, इससे 6 एटीपी बनते हैं, 8 भी आंसर आता है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में एरोबिक रेस्पिरेशन होना जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द होना जरूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है,
तब जाके ईटीएस चलेगा। लेकिन यहां लैंग्वेज में कुछ बोला ही नहीं मैंने सीधा पूछा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, मतलब ये जो स्टेप है केवल इसकी बात चल रही है। इसमें नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? 2। यस और नो? और बताइए कि पायरुविक एसिड, अदनान कह रहा है कि सर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो क्या इसमें भी एंजाइम हेक्सो? हाँ बिल्कुल हेक्सोकाइनेज, मैंने कहा ना बोथ आर हेक्सो सुगर्स। एक हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज के लिए और दूसरा हेक्सोकाइनेज फ्रक्टोज के लिए। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छा तेरा नाम अदनान तो नहीं है? फिर ठीक है, क्या पता तेरे को लगे कि भाई सर ने बताया नहीं, एक बार और पूछ लेता हूं मैं, वहां से बैठे बैठे टाइप कर दिया हो। बोले इतना टाइम देते नहीं हो आप। बोले ऐसे, हाँ सही बात है, बढ़े आगे भाई, यहां तक क्लियर है बात? तो बोलो पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड इज द, ठीक है बात या नहीं? यहां तक कोई पूछेगा कुछ? हाँ बेटा, उसी टाइम पे तो आप चश्मा उतार के आंखें मल रही थी बच्चे। कैसे समझ आए भाई? आप ये बात समझो कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जब ये पाथवे आप चलाते हो तो आप कितने एटीपी ग्लूकोज से बनाते हो? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 4 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पीजीएल के बाद हर रिएक्शन 2 बार चलेगी। सही है बात या नहीं? तो आप बताओ कि यहां 2 एटीपी, यहां 2 एटीपी, टोटल कितने हुए? सही है। अब 4 एटीपी हुए तो आपने यूज कितने किए? तो 4 बनाए, 2 यूज किए, तो नेट गेन कितने का है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर ये NADH2 भी तो बनता है, इससे भी 6 एटीपी बनते हैं, लेकिन लैंग्वेज में एरोबिक रेस्पिरेशन होना जरूरी है, बाय ईटीएस होना जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की कोई कंडीशन दी हो तो इसके बारे में सोचना है। अगर सीधा पूछ लूं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते टाइम नेट गेन ऑफ एटीपी, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप बताओ कि भाई ये एक सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो साइट, एरोबिक रेस्पिरेशन। बातें नहीं करनी भाई, मेरे कानों तक आवाज नहीं आए यहां तक, समझ गए बात? चलो, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसी साइट है? एरोबिक रेस्पिरेशन की। इधर बाहर कौन है? हाँ बोलो साइटोप्लाज्म। ये बाहर की तरफ जो लिक्विड प्रेजेंट है इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बन कितने, एटीपी कितने खर्च किए, NADH2 कितने बनाए, एटीपी कितने बनाए? तो नेट गेन एटीपी का साइटोप्लाज्म में, ये पढ़ा चुका हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ कि जो पायरुविक एसिड है कौन, ये एंटर करेगा कहां? सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद एक प्रोसेस चलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जिसका नाम क्या है? सही है। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कहां चला जाएगा, मतलब पायरुविक एसिड कहां चला जाएगा? सही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो बताओ पायरुविक एसिड कहां रह जाएगा? हाँ, वेरी गुड। इसके लिए ऑक्सीजन या तो एब्सेंट है या फिर कम है, ठीक है बात या नहीं? भाई बच्चा कहता है कम वाली बात कैसे? मैं कहता हूं कि भाई मान लो 100 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन गए, लेकिन 50 मॉलिक्यूल ही एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकते हैं, ऑक्सीजन है ही इतनी, तो बाकी 50 का, हाँ साइटोप्लाज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन काम आ जाएगा वो। सही है।
तो आप बताओ कि फ्यूचर ऑफ द पायरुविक एसिड, इसे एनसीईआरटी फेट लिखती है, FATE, फेट ऑफ द पायरुविक एसिड। बोलो मेटाबॉलिक फेट ऑफ द, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो फिर इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ही चलेगा एरोबिक? आप बताओ, डिपेंड करता है सेल की नीड पर कि उसको एरोबिक चलाना है या एग्जैक्टली एरोबिक चलने के लिए, बोलो ऐसे, ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन शब्द केवल किसके लिए? हाँ, और फ्यूचर ऑफ द पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन, हाँ अब सुधरे तुम, सही लाइन में अब आए। फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन, और एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हाँ या ना? देखो तो पेज नंबर आउट 231 पर, 230, 230 पे एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी एनसीईआरटी में है? नहीं, मैं तो 230 बोल रहा हूं ना। हाँ, 230 पे देखो, जैसे ही आपने ग्लाइकोलाइसिस खत्म किया ना लास्ट में, O2 सप्लाई वाली बात, ये वाली बात है ना, ये वाली बात जो पढ़ा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में देखो, लास्ट की 4 लाइनें होंगी इसमें, पहले पैराग्राफ की, है ना? O2 सप्लाई तक उसने लिखा है कि अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहते हैं तो O2 सप्लाई की जरूरत है। यहां कंप्लीट हुआ, इससे आगे देखो आप, हेडिंग है फर्मेंटेशन। बोलो फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है? इसको मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा, नहीं पढ़ा रहा अभी, पूछो कब पढ़ाओगे? पहले एरोबिक पढ़ेंगे, फिर एनारोबिक की बात करेंगे। चलो फिर पेज नंबर 231 पे अब आओगे आप। हेडिंग क्या है? पहली लाइनें पढ़ो। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन the final product of the glycolysis pyruvate is transported from cytoplasm to, ये देखो मैंने भी यही किया है ना? फिर आगे के दोनों ब्लैक डॉट छोड़ दो, दोनों ब्लैक डॉट वाली लाइनें छोड़ दो, छोड़ दी। फिर एक पैराग्राफ शुरू होता है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग नोट दैट, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है? उसके ठीक नीचे वाला पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं। बोलो ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, इससे बना पायरुविक एसिड, क्या बन गया? पायरुविक एसिड में कार्बन, यहां आपने एटीपी कितने खर्चे, आपने NADH2 कितने बनाए, आपने एटीपी कितने बनाए, आपको नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ, सीख गए? अब बताओ, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड जो है वो आगे कन्वर्ट होता है एक कंपाउंड में जिसका नाम है एसिटाइल को एंजाइम ए। क्या नाम है? इसमें कार्बन, अब बताओ कि 2 कार्बन है तो एक मॉलिक्यूल तो यहां से CO2 का निकला है, हाँ या ना? यस और नो? आप बताओ कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव क्या है? अगर आपका मेन मोटिव हाइड्रोजन रिलीज करना है तो आपको इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी तो रिलीज करने चाहिए। तो आप बताइए, इस रिएक्शन में ना NAD प्लस कन्वर्ट्स इनटू DPH2, कौन बोला? नहीं नहीं, कोई बोला DPH2, हाँ, बात, कान दिखते नहीं मेरे, काम बढ़िया करते हैं। NADH2, DP बोलोगे तो कौन आ जाएगा? हाँ, तो आप बताओ कि यहाँ हाइड्रोजन भी निकले, CO2 भी निकला है, सही है बात या नहीं? इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव, बोलो ऐसे, डी कार्बोक्सिलेशन। कोई फॉस्फोराइलेशन बोला? ऐसे क्या कर रहे हो? सही नहीं, उठ जाओ अब, देखो आज के 10 बजने वाले हैं, अब तक तो नींद खुल जानी चाहिए, है? नींद में नहीं है? अच्छा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। देखो मेरे साथ साथ जब शब्द बोलते हो ना, आप रिपीट करते हो, तो उनको ठीक बोलना होता है, सही बोलना होता है। रीजन उसका ये है कि आपका माइंड जो मेरे साथ साथ पढ़ेगा वही दिमाग में रखेगा भी। अब सबने बोला ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, आपने बोला ऑक्सीडेटिव फॉस्फो
राइलेशन, आपको वही याद रह गया। समझ रहे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई इसके इसमें कन्वर्जन के दौरान क्या होता है, आपको दोनों ऑप्शन दिखे, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन भी और आपने फॉस्फोराइलेशन टिक किया। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, क्योंकि आपने याद ही वही रखा था। इसलिए मेरे साथ साथ बोलने तो सही शब्द चूज करने हैं, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल NaDH2, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? किसका? हाँ, पायरुविक एसिड का। Na+ का तो रिडक्शन हुआ है, उसमें तो हाइड्रोजन जुड़ गए। नहीं? यस और नो? बिल्कुल। सरदार जी मोबाइल चला रहे हैं आप, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो इधर जल्दी से, है ना। अब आप एक बात और समझो, एसिटाइल कोएंजाइम ए से आगे क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल। क्या चलेगा? उसे पता है क्या लग रहा था? उसे लग रहा था कि सर पता नहीं मेरे पे ध्यान देते या नहीं देते, चलो पता करता हूं, है ना। मन में यही था इसके। हाँ, और जैसे मैंने इसको डांटा तो मन में लड्डू फूटा कि नहीं नहीं मेरे पे भी ध्यान देते हैं, ये नोटिस करना चाह रहा था वो। सही कह रहा हूं ना मैं? बहुत तेज है वो, दिखता ही सीधा है। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कार्बन बताओ? नहीं नहीं, 7। हाँ, आप बताओ कोएंजाइम ए में 5 कार्बन होते हैं, वो बस आता है चला जाता है, बोलो ऐसे। आता है, और हम 2 कार्बन केवल और केवल एसिटाइल ग्रुप के काउंट करते हैं। कल को कोई पूछ लेना आपसे कि भाई इस पायरुविक एसिड से पहले क्या बनता है, आप बताना एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। फिर आपसे कोई पूछे कि क्रेब्स साइकिल को कौन चलाता है, आप बताना एसिटाइल ग्रुप। आप को एंजाइम ए पूरा मत बोलना, आप बोलना एसिटाइल को एंजाइम ए, तो रिलीज हो जाता है। को एंजाइम ए तो रिलीज हो जाता है, जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? आप बताइए, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। पूछो क्यों? क्योंकि लिंक रिएक्शन बोलने का रीजन ये है कि बोलो ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस ये है क्या? ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाले क्रेब्स साइकिल के बीच का लिंक है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सही है बात या नहीं? यस और नो? आप बताइए, यहां काम करता है एंजाइम, बोलो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन ये एंजाइम अकेला नहीं है डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहे हैं, लेकिन ये एंजाइम अकेला काम, इसलिए बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये एंजाइम तो है ही प्रोटीन वाला, साथ में हेल्पर भी है। पूछो कौन कौन? बोलो, एक तो Na++ हेल्पर है। पूछो कैसे? Na+ हेल्पर इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलेंगे उनको लेगा। दूसरा हेल्पर है, बोलो को एंजाइम ए, क्योंकि जो एसिटाइल ग्रुप बनेगा ना, ए पकड़ के रखेगा कि भाई तेरे को क्रेब साइकिल में जाना है, एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, है ना। और तीसरा बोलो, इस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का मेटल एक्टिवेटर Mg+2 आयन। कौन सा आयन? और ये रिएक्शन है ना, ये वाले रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में, येलो शेड के साथ देखो आप, 231 पे, 231 पे, हाँ 231 पे पाइरुविक एसिड प्लस प्लस, फिर एरो है, एरो पे एंजाइम, नहीं नहीं एंजाइम, हाँ हाँ, मैंने कहा एंजाइम का Mg+2, Mg+2 एंजाइम नहीं, वो तो मेटल एक्टिवेटर है, एंजाइम और उसका हेल्पर कोफैक्टर, लेकिन साथ में काम Na++ और कोएंजाइम ए भी करते हैं। क्लियर है बात या नहीं? और बन जाता है क्या, देखो आगे, एसिटाइल, यस और नो? दूसरा सही है, यस और नो? तो और साथ ही NaDH2 भी बनता है। इक्वेशन एक पाइरुविक एसिड के लिए लिखी है, लेकिन इधर देखो बोर्ड पर, देखोगे
ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं? पायरुविक एसिड कितने? एंजाइम in this process 2 molecules of NADH are produced from the 2 molecules of pyruvic, और फिर उसके बाद देखो क्या लिखा ब्रैकेट में, कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने? है ना? और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनने का मतलब, हाँ, 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगी, इसमें कोई इशू? और क्रैब साइकिल को चलाने में काम केवल कौन आता है? आप देखो नीचे टीसीएस साइकिल एक हेडिंग लिखी है, टीसीएस साइकिल क्रैब साइकिल का दूसरा नाम है, लिखा है द टीसीएस साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ओनली। ध्यान दो आप, मतलब क्रैब साइकिल की स्टार्टिंग केवल और केवल कौन सा ग्रुप करवाता है? हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए पूरा नहीं जुड़ता, कोएंजाइम ए तो हेल्पर है, जैसा आया वैसा, जैसा आया वैसा। कोई इशू? तो बस फिर कल मैं आऊं तो मुझे बताना क्रैब साइकिल शुरू करना है। हाँ बेटा, एक बार है बेटा, सुना नहीं, दोबारा बोल। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ना, मैं देख इधर, है ना? और ऊपर भी मैंने पढ़ाया कि पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो डाउट ही नहीं बनता था। ठीक है भाई, मिलते हैं।